Assalamu alaikum. Dear student, today we will discuss about a new topic of developmental biology and we will continue this topic from previous one. प्रीवियस टॉपिक में हमने डिस्कस किया था गैस्ट्रोलेशन। गैस्ट्रोलेशन में एक्चुअली एम्ब्रियो की स्टेज पे जब सेल होता है, फीटस है जब, तो उसमें जर्म लेयर्स बनती हैं। जर्म लेयर्स के बाद उसमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, तीन जर्म लेयर्स डिसाइड करती हैं कि उसने बॉडी का कौन सा ऑर्गन बनाना है। इस आज के लेक्चर में हमने मेजरली दो चीजें डिस्कस करनी है, एक तो नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन और दूसरी जर्म लेयर्स जो हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, ये बॉडी का कौन सा ऑर्गन बनाती हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूरोलेशन। न्यूरोलेशन इज एक्चुअली अ प्रोसेस जिसमें न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन होती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है। अब जो न्यूरल ट्यूब है ये एक्टोडर्म से बनती है और एक्टोडर्म इसको तभी बनाना स्टार्ट करेगा जब इसको मेसोडर्म, जो कि एक्टोडर्म से नीचे है, उसको सिग्नल देती है। जब तक इसको सिग्नल नहीं मिलेगा ये नोटोकॉर्ड न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं करती। ठीक है। इसलिए इंडक्शन का प्रोसेस नेसेसरी है यहाँ पर। ठीक है। और न्यूरोलेशन का प्रोसेस तमाम वर्टिब्रेट में ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। न्यूरोलेशन दो स्टेप्स में है। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी एंड द सेकेंड वन इज सेकेंडरी। डियर स्टूडेंट, कीप इन माइंड कि प्राइमरी न्यूरोलेशन प्रोसेस में तीन मेजर चीजें बननी है, एपिडर्मिस, न्यूरल क्रस्ट और तीसरी है न्यूरल ट्यूब। सेकेंडरी न्यूरोलेशन में इन्हीं तीन चीजों की डिफ्रेंसिएशन और कमिटमेंट होती है कि उसने बॉडी का ऑर्गन बनाना कौन सा है, उसका काम क्या है। कमिटमेंट और डिफरेंशिएशन का मतलब भी ये होता है कि हम सेल को असाइन कर देते हैं कि तुमने ये काम करना है, तुमने ये काम करना है। ठीक है। तो प्राइमरी प्रोसेस में हम देखेंगे कि एपिडर्मिस, न्यूरल क्रस्ट और न्यूरल ट्यूब कैसे बनती है। सबसे पहले होता क्या है कि जो मेसोडर्म है, जो कि एक्टोडर्म से नीचे होती है, वो सिग्नल देती है डोर्सल एक्टोडर्म को। ठीक है। अब जो इसके एजेस हैं वो थिक होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो और यहाँ पे भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाया गया है जिसमें ये न्यूरल ट्यूब प्लेट है। ठीक है। न्यूरल प्लेट के जो एजेस हैं वो थिक होना शुरू होते हैं, जैसे कि आपको नजर आ रहा है सेंटर से वो इतना थिक नहीं है, जबकि साइडों से वो ज्यादा थिक नजर आ रही है। इसके एजेस जो हैं वो थिक होना शुरू होते हैं और ये सेंटर की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। अब ये जो सेल सेंटर की तरफ आ रहे हैं और दरमियान साइडों से ये ऊपर की तरफ अपवर्ड मूव कर रहे हैं। सेंटर वाले जो सेल्स हैं उसको हम कहेंगे ये MHP सेल्स हैं। MHP सेल्स मतलब मीडियल हिंज पॉइंट, हम इसको कहेंगे। ठीक है। अब जो MHP है, MHP सेल्स जो हैं ये फ्यूचर डॉर्सल मिडल लाइन बनाएंगे। ठीक है। फ्यूचर डॉर्सल मिडल लाइन मतलब जो आप कह लो कि वर्टिब्रेट के केस में जो स्पाइनल कॉर्ड है, वर्टिब्रल कॉलम जो कि डॉर्सल साइड पे है और मिडल लाइन है, वो इसको बनाएगा। अब जो MHP है वो अगेन सेंटर में मूव करना शुरू करते जाएंगे और इसके जो एजेस हैं वो दे कम क्लोज टू ईच अदर और सेल्स और नीचे चले जाएंगे और सेंटर में मूव करेंगे। अब ये जो एजिस पे सेल्स हैं इसको हम कहेंगे ये डोर्सोलेटरल, डोर्सोलेटरल हिंज पॉइंट है। ठीक है। देखो ये डोर्सल है, दूसरा ये साइडों वाले सेल्स होंगे तो इसको हम लेटरल कहेंगे और हिंज पॉइंट्स हैं ये सेंटर में है, इसलिए हम इस MHP को अब DLHP कहेंगे। अल्टीमेटली क्या होगा कि ये जो कैविटी है ये सेल्स बिल्कुल क्लोज आ जाएंगे और इसको इनक्लोज कर देंगे और ये बिल्कुल ऊपर वाली लेयर फ्लैट हो जाती है। अब ये जो ऊपर वाली लेयर फ्लैट हो गई है ये एपिडर्मिस है। ठीक है। अब जो नीचे वाले ये जो डॉट्स नजर आ रहे हैं ये न्यूरल क्रस्ट है और नीचे जो ट्यूब है ये न्यूरल ट्यूब है। तो इस तरीके से ये जो तीनों चीजें हैं प्राइमरी न्यूरोलेशन प्रोसेस में, ये तीनों बनती हैं। यहाँ पे भी आपको क्लियर कट नजर आ रहा है, ये जो ऊपर वाली लेयर है इट इज अ एपिडर्मिस, ये वाली जो लेयर्स हैं ये न्यूरल क्रस्ट की हैं और ये जो ट्यूब है ये न्यूरल ट्यूब है। अब जो सेकेंडरी प्रोसेस है इसमें मेजरली
हमने इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस बनाना है, यानी कि इसमें ब्रेन बनना है और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड बनना है, ठीक है। और डोर्सोलेटरल एक्सिस में न्यूरॉन्स बनते हैं, ठीक है। अब जो इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस है, इसमें ये वही सेल्स हैं, वो साइडों पे मूव करेंगे और दरमियान में कैविटी बना देंगे। तीन मेजर कैविटीज बनाते हैं। पहली जो कैविटी है ये प्रोसेफ्लन है, दूसरी मेसेनसेफ्लन है जिसको हम मिड ब्रेन भी कहते हैं, और रोम्बन सेफ्लन यानी कि हिंड ब्रेन है। मजीद इनकी डिफ्रेंसिएशन होती है पांच में। जो प्रोसेफ्लन है ये मजीद दो कैविटीज में डिवाइड होता है। मेसेनसेफ्लन भी एक में ही डिवाइड होता है क्योंकि ये रिड्यूस्ड होता है, और जो रोम्बन सेफ्लन है ये भी मजीद दो कैविटीज में फर्दर डिफ्रेंशिएट होता है और ब्रेन के डिफरेंट फंक्शंस को बनाता है। जैसे कि यहाँ पे प्रोसेफ्लन है तो ये दो कैविटीज में डिवाइड होता है। अब ये जो फर्स्ट वाली है ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर बनाती है, और सेरिब्रल हेमिस्फीयर एक्चुअली है क्या, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज अ सेरिब्रम, उसके दरमियान सेंटर में जो कैविटी है जो उसको दो में डिवाइड करती है वो सेरिब्रल सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। उसके बाद जो दूसरी कैविटी है ये एक्चुअली थैलेमिक और हाइपोथैलेमिक वेसिकल्स बनाती हैं, या फिर आप इसको ऑप्टिक वेसिकल भी कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो मिड वाली है वो मेसन कैविटी ही बनाती है, और लास्ट पे पोन्स और जो मेड्यूला है वो बनते हैं। और नीचे वाली जो कैविटी है ये जो आपको नजर आ रही है, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड बनेगा, मतलब ये सारे का सारा हिस्सा ब्रेन बनाता है। ब्रेन बनेगा यहाँ से, और यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड बनता है। तो इस तरीके से न्यूरोलेशन में जो न्यूरल ट्यूब है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक उसका इंटीरियर पार्ट होता है और दूसरा इसका पोस्टीरियर पार्ट होता है। इंटीरियर से हेड बन जाता है और जो पोस्टीरियर है वहां से टेल बन जाती है, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि जो जर्म लेयर्स हैं, तीन जर्म लेयर्स हैं, हर एक जर्म लेयर हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सा ऑर्गन बनाती है। सबसे पहली, उससे पहले एक और चीज जो कि हमने मिस की है वो है डोर्सोलेटरल एक्सिस। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि प्रीवियसली हमने इसकी इन तीन चीजों की फॉर्मेशन की है, एपिडर्मिस की, न्यूरल क्रस्ट की, न्यूरल ट्यूब की, और नीचे नोटोकॉर्ड है। यहाँ पे जो नोटोकॉर्ड है यहाँ से एक प्रोटीन निकलती है, सोनिक हेजहॉग प्रोटीन, SHH प्रोटीन भी इसको हम कहते हैं। नोटोकॉर्ड से ये प्रोटीन रिलीज होती है और ये न्यूरल ट्यूब की वेंट्रल साइड पे जाती है। ये न्यूरल ट्यूब है, ये उसके वेंट्रल साइड है, एंड दिस इज अ डोर्सल साइड। यहाँ से प्रोटीन निकलती है, यहाँ पे जाके एक्ट करती है और इसके MHP सेल्स को ट्रिगर करती है कि वो भी SH प्रोटीन को रिलीज करे। और SH प्रोटीन को रिलीज करने का पर्पस ये है कि यहाँ से फ्लोर ऑफ प्लेट सेल्स बने, प्लेट सेल्स का फ्लोर बनेगा यहाँ से। उसी तरह से जो एपिडर्मिस है यहाँ से भी कुछ प्रोटीन्स निकलती हैं, BMP4 एंड BMP7। अब ये न्यूरल ट्यूब की डोर्सल साइड पे जाती हैं और वहां पे सेल्स को ट्रिगर करती हैं कि दे ऑल्सो प्रोड्यूस MP4 प्रोटीन्स, और यहाँ से ये रूफ ऑफ प्लेट सेल्स बनाती हैं। यहाँ से फ्लोर बनता है, यहाँ से रूफ बनता है, ठीक है। फर्दर ये क्या करती हैं कि ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बनाती हैं, जीन्स को ट्रांसक्राइब करती हैं, और डिफरेंट न्यूरॉन्स बनाती हैं जिसमें सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, मोटर न्यूरॉन्स हैं, और इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। तो इस तरीके से जो डोर्सोलेटरल एक्सिस हैं वो न्यूरॉन्स की फॉर्मेशन करती हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बनाती हैं, जीन्स को एक्टिवेट करती हैं। और जो इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाती हैं। और उससे पहले जो प्राइमरी न्यूरोलेशन प्रोसेस था उसमें एपिडर्मिस की फॉर्मेशन, न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन, न्यूरल क्रस्ट की फॉर्मेशन हमने डिस्कस की। अब हमने ये देखना है कि जो तीन जर्म लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, उनका बेसिकली काम होता क्या है। डियर स्टूडेंट, एक्टोडर्म से तीन मेजर लेयर्स बनती हैं, पहले भी हमने देखा। एक्टोडर्म, न्यूरल क्रस्ट और न्यूरल ट्यूब, हर एक का स्पेसिफिक डिफरेंट फंक्शन है। अगर आपको एग्जाम में इनमें से कोई एक पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्टोडर्म, बजाय इसके कि आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आउटर एक्टोडर्म, न्यूरल क्रस्ट, न्यूरल ट्यूब, फिर तो आप इन सबके स्पेसिफिक फंक्शंस बता सकते हो। अगर इनकी बजाय सिर्फ एक्टोडर्म का रेफरेंस दिया और इनमें से कोई भी एक हो तो वो ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि एक्टोडर्म ही इन सबको ड्राइव कर रही है।
तो एक्टोडर्म जो है, देखो बाहर वाली जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं, एपिडर्मिस बाहर वाली स्ट्रक्चर है, हेयर्स बाहर वाली स्ट्रक्चर है, नेल्स बाहर वाली स्ट्रक्चर्स है, सेबेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड जो है ये भी बाहर वाली स्ट्रक्चर्स हैं, ओल्फैक्टरी एपिथेलियम, माउथ एपिथेलियम, लेंस, कॉर्निया, बॉडी की जितनी भी आउटर सरफेसेस हैं वो तमाम एक्टोडर्म से बनती हैं। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये भी एक्टोडर्म से बनता है। ठीक है। इसके अलावा जो ब्रेन के बाद और स्पाइनल कॉर्ड में मोटर न्यूरॉन्स आते हैं जो सिग्नल का रिस्पॉन्ड करते हैं, वो भी न्यूरल ट्यूब से बनता है। रेटिना, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एड्रिनल मेड्यूला। अब जो किडनी है, उसका बाहर वाला पार्ट कॉर्टेक्स होता है, अंदर वाला मेड्यूला होता है। जो मेड्यूला पार्ट है वो न्यूरल क्रस्ट बनाएगा, जबकि जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है वो मेसोडर्म बनाता है। ठीक है। तो आपने ये तमाम चीजें याद रखनी है कि एक्टोडर्म की जो आउटर एक्टोडर्म है, न्यूरल क्रस्ट और न्यूरल ट्यूब है, वो कौन कौन सा बॉडी का ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है। अब उसके बाद जो अगला पार्ट है, इट इज अ मेसोडर्म। एक्चुअली ये जो आपको ब्लैक में नजर आ रहा है, ये है हमारे पास एक्टोडर्म। अब एक्टोडर्म में जो पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया कि एक्टोडर्म के कुछ सेल्स थे, वो सेंटर में आना शुरू हुए, सेंटर के बाद उन्होंने मिडल में मूव करना शुरू कर दिया। तो ये मिडल, जो ऊपर वाले सेल्स हैं वो मिडल में मूव जब किए तो ये यहाँ पे इन्होंने मेसोडर्म बनाई। अब जो डिफरेंट टाइप के मेसोडर्म है, इंटरमीडिएट मेसोडर्म के कुछ सेल्स हैं, कॉर्डा मेसोडर्म, पैरा एक्सियल मेसोडर्म, लेटरल मेसोडर्म। ये नोटोकॉर्ड है, ये नोटोकॉर्ड है। ठीक है। इसकी दोनों साइड्स के ऊपर जो सेल्स हैं, ये पैरा एक्सियल मेसोडर्म है। यहाँ से सोमाइट्स बनते हैं, और सोमाइट्स फर्दर दो चीजें बनाते हैं। एक तो ये मसल्स बनाते हैं, और दूसरा ये बैक के कनेक्टिव टिश्यूज बनाते हैं, यानी कि डर्मस, मसल्स, वर्टिब्रल कॉलम और रिब कार्टिलेज। ठीक है। पैरा एक्सियल मेसोडर्म। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरमीडिएट मेसोडर्म की। इसको नाम इसी तरह से दिया हुआ है कि ये इसकी पोजीशन कहाँ कहाँ पर है। ये नोटोकॉर्ड के दोनों साइड्स पे हैं, इसलिए हम इसको पैरा एक्सियल कह रहे हैं। ये सबसे दरमियान में इंटरमीडिएट है, ये लेटरल है, साइडों पे है, तो इसलिए हमने इसको लेटरल प्लेट मेसोडर्म कहा है। अब ये जो इंटरमीडिएट मेसोडर्म है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी के ऑर्गन बने हैं। एक तो किडनी और दूसरा गुनेड्स, मेल है या फिर फीमेल है। इनका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम सीखेंगे कि मेल गुनेड में फॉर्मेशन एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब स्टार्ट होती है तो क्या अचानक ही एक मिच्योर गुनेड बनता है, या फिर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। तो यहाँ से जो इंटरमीडिएट मेसोडर्म है, यहाँ से गुनेड बनते हैं और किडनी बनती है। ठीक है। जो लेटरल मेसोडर्म है, यहाँ से हार्ट बनता है, ब्लड वेसल्स बनती हैं, ब्लड सेल्स बनते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के। ठीक है। जो कॉर्डा मेसोडर्म है, यहाँ से नोटोकॉर्ड बनती है। अब जो प्रीवियस हमने डिस्कस किया कि इंटरमीडिएट मेसोडर्म से किडनी ने डेवलप होना है, और दूसरा किसने डेवलप होना है, गुनेड ने। अगर हम मैमल्स की बात करें या फिर एमनियोट्स की बात करें, एमनियोट ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर प्रेजेंट होती है, मतलब कोरियन, एमनियन और एलेंटोस प्रेजेंट होगी, तो इन ऑर्गेनिजम्स को हम एमनियोट्स कहते हैं। और ये सिर्फ वर्टिब्रेट की तीन ही क्लासेस हैं, जिसमें रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं। फिश और एम्फीबियन, दे आर एन एमनियोट्स। ठीक है। एमनियोट्स के अंदर जो ये किडनीज है ना, ये प्रोनेफ्रिक किडनी पहली वाली है, सेकंड वाली मीजोनेफ्रिक है, और जो थर्ड वाली है इट इज अ मेटानेफ्रिक किडनी। एमनियोट्स में जो मेटानेफ्रिक किडनी है, इट इज फंक्शनल एंड बोथ ऑफ दीज आर नॉन फंक्शनल। जबकि जो एन एमनियोट्स हैं उनमें प्रोनेफ्रिक किडनी उनके लार्वा के अंदर ये फंक्शनल होती है, जब वो अडल्ट स्टेज में आते हैं तो मीजोनेफ्रिक किडनी उनमें फंक्शनल हो जाती है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें, मैमल्स की बात करें, रेप्टाइल्स या बर्ड्स की, तो ह्यूमन के केस में 22 दिन का जब एम्ब्रियो होगा तो उसमें प्रोनेफ्रिक किडनी की डेवलपमेंट होती है। फिर ये प्रोनेफ्रिक किडनी 25वें दिन प्रोनेफ्रिक से मीजोनेफ्रिक किडनी में चेंज होती है, और फिर ये
मीजोनेफ्रिक किडनी से मेटानेफ्रिक किडनी में डेवलप होती है आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी, और थ्रू आउट लाइफ उसमें मेटानेफ्रिक किडनी ही रहती है, और ये मेटानेफ्रिक किडनी उसमें फंक्शनल होती है। ठीक है। तो प्रोनेफ्रिक किडनी इज ओनली प्रेजेंट इन द लार्वा ऑफ फिश एंड एम्फीबियन, while mesonephric kidney is present in adult of fish and amphibian, while the this is the mesonephric kidney and this is the metanephric kidney, और metanephric kidney reptiles में, birds में और mammals में present होती है। उसके बाद हम बात करें गुनेड्स की, तो गुनेड्स में एक्चुअली डेवलपमेंट होती कैसे है कि दो बाई पोटेंशियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम गुनेडल रोडिमेंट कहते हैं। ठीक है, रोडुमेंट सेल्स होते हैं जो कि फ्यूचर में किसी ऑर्गन्स को इसने बनाना है, तो ये गुनेडल रोडुमेंट है, इसका मतलब है यहाँ से गुनेड्स बनेंगे। ये पेयर की फॉर्म में होते हैं। वेंट्रल पार्ट से ये रिजिस बनाना शुरू करते हैं, और रिजिस बना के ये प्रोलिफरेट करते हैं और सोमेटिक कंपोनेंट्स बनाते हैं। सोमेटिक कंपोनेंट जो है ये जब 8वें दिन का एम्ब्रियो होगा, ठीक है, उसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, 7वें दिन इम्प्लांटेशन होती है ब्लास्टोसिस्ट की, उसके बाद उसमें फर्दर डिवीजन होती है, और 8वें दिन जो है उसकी गुनेज की डेवलपमेंट हो जाती है, और उसमें जो सोमेटिक सेल्स हैं वो सर्टोलाई, अगर तो फीटस एक्स वाई है तो इट विल बी अ मेल फीटस, और अगर एक्स एक्स है तो दिस फीटस विल बी अ फीमेल। तो जो सोमेटिक सेल्स हैं ये दोनों में ही है, मेल में भी हैं और फीमेल में भी हैं। यहाँ पे हम बात करें मेल गुनेट की डेवलपमेंट की। ठीक है, तो मेल गुनेट की डेवलपमेंट में जो सोमेटिक सेल्स हैं वो सर्टोलाइज सेल्स के सराउंडिंग में मूव करना शुरू करते हैं, और सर्टोलाइज सेल्स को सराउंड करके ये टेस्टिस कॉर्ड बनाते हैं। डेवलपिंग टेस्टिस के दो पार्ट्स होते हैं, एक मेड्यूला और दूसरा कॉर्टेक्स होता है। ये जो टेस्टिस कॉर्ड है ये लूप बनाते हैं मेड्यूला के अंदर। ठीक है, और ये एक थिन केनाल्स के नेटवर्क के साथ कनेक्ट होती है जिसको हम रिटी टेस्टिस कहते हैं, रिटी टेस्टिस। ठीक है, अब जो टेस्टिस कॉर्ड, फीटल टेस्टिस कॉर्ड है, उनके सर्टोलाइज सेल एक फैक्टर को रिलीज करते हैं जिसको हम कहते हैं एंटी मुलेरियन फैक्टर। एक्चुअली एंटी मुलेरियन फैक्टर, ये मुलेरियन फैक्टर इज essential for the development of female gonad, while the Wolffian factor is important for the development of male gonad। ठीक है, मुलेरियन फैक्टर फीमेल गुनेड की डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, जबकि वुल्फियन फैक्टर जो है ये मेल की गुनेड की डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। अब जो सर्टोलाइज सेल हैं टेस्टिस कॉर्ड के मेल में वो मुलेरियन फैक्टर्स को स्टॉप कर देते हैं। ऑब्वियसली दोनों में सारे सेल्स ही प्रेजेंट होंगे लेकिन एक्सप्रेस वही होंगे जिसके स्ट्रक्चर है। ठीक है, मेल के अंदर तमाम कैरेक्टर फीमेल वाले भी होते हैं और फीमेल के अंदर तमाम कैरेक्टर्स मेल वाले भी होते हैं, लेकिन एक्सप्रेस सिर्फ स्पेसिफिक जेंडर वाले ही होते हैं। ये हम डिफरेंशिएशन या मार्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स के चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि मेल के अंदर फीमेल वाले करेक्टर भी होते हैं लेकिन एक्सप्रेस तो उसमें मेल मेल वाले ही होते हैं। ठीक है, और फीमेल में भी मेल वाले भी करेक्टर्स होते हैं लेकिन एक्सप्रेस सिर्फ फीमेल वाले ही होते हैं। सम टाइम किसी फीमेल में मेल वाले करेक्टर भी डेवलप हो जाते हैं और फिर वो होमोसेक्सुअल होते हैं। यानी कि आप उसको कह सकते हो कि दोनों सेक्सेस उसके अंदर प्रेजेंट हैं, और सम टाइम मेल के अंदर फीमेल वाले करेक्टर्स भी डेवलप कर जाते हैं। तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम होता है जब दोनों करेक्टर ही डेवलप हो जाए। खैर, तो इसमें एंटी मुलेरियन फैक्टर जब तक मेल गुनेट डेवलप हो जाएगा उसके बाद ये मुलेरियन फैक्टर को एक्टिवेट करेगा और फिर यही उसके अंदर टेस्टिस की प्रोडक्शन करता है। अगेन जो टेस्टिस कॉर्ड है ये इमेच्योर थी, जब ये मिच्योर होंगी तो यहाँ से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बनेंगी, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक्चुअली एक टेस्टिस दो होती हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है कि ये दोनों टेस्टिस हैं, और टेस्टिस के अंदर दो लोब्यूल्स होती हैं, और लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। 250 तक ट्यूब्यूल्स एक टेस्टिस के अंदर होती हैं जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। इन ट्यूब्यूल्स के अंदर लीडिंग सेल्स होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करते हैं, और इसके लोब्यूल्स के बाहर लीडिंग सेल्स होते हैं, और इनके अंदर सर्टोलाइ सेल्स होते हैं। ठीक है, जो कि उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से मेल के अंदर जो है वो टेस्टिस की फॉर्मेशन होती है, जबकि फीमेल के अंदर होता क्या है कि फीमेल जर्म सेल जो है वो गुनेट की सराउंडिंग में मूव करना शुरू करते हैं। नियर द टाइम ऑफ द बर्थ जो हर इंडिविजुअल जर्म सेल है वो सोमेटिक सेल को सराउंड कर लेते हैं। जर्म सेल्स ओवा बन जाता है, एग बनता है, और उसके बाहर
कॉर्टेक्स के सेल्स इकोमुलेट करते हैं जिसको हम ग्रेन्युलोसा सेल्स कहते हैं। अब जो ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं उसमें oogonia बनता है, इसमें मोलेरियन फैक्टर्स डेवलप होते हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा पार्ट बनाता है, जिसमें ओविडक्ट है, यूट्रस है, सर्विक्स है, वजाइना है। ठीक है, अगर ये फैक्टर एब्सेंट होगा तो ये चीजें डेवलप नहीं करेंगी। ठीक है, तो इसलिए मुलेरियन फैक्टर इज इम्पोर्टेंट, जिसमें ये दो ओवरीज हैं। ओवरीज के बाद यहाँ पर यूरेथ्रा, ये जो चीजें बताई हुई हैं ये एक्चुअली गुनेड्स आर प्रेजेंट बिसाइड्स द किडनीज, इसलिए किडनीज के पास होती है, इसलिए दोनों स्ट्रक्चर्स दिखाई हुई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एम्ब्रियो के अंदर जो गुनेडल की डेवलपमेंट है वो हो जाती है इस तरीके से। अब जो अगला टॉपिक है वो ये है कि एंडोडर्म जो है इसका फेट क्या होता है, एंडोडर्म ने कौन कौन सी चीजें बनानी है। एक्चुअली एंडोडर्म से मेजरली तो डाइजेस्टिव सिस्टम और उसके साथ जो एसोसिएटिव ऑर्गन्स हैं उनकी फॉर्मेशन होती है, और इसके साथ साथ यहाँ से लाइनिंग होती है कि गट की लाइनिंग होगी। तो थायराइड की अल्टीमोब्रेंकियल ग्लैंड, ट्रैकिया, लंग्स, आइसोफेगस, स्टमक, लीवर, इंटेस्टाइन, ये तमाम जो सिस्टम है ये एंडोडर्म बनाता है। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि जो एक्टोडर्म है यहाँ से एपिडर्मिस, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, हेयर्स, नेल्स, ये तमाम चीजें जो हैं वो एक्टोडर्म से बनती हैं। उसके बाद जो मेसोडर्म है ये मसल्स बनाता है, कनेक्टिव टिश्यूज बनाता है, ब्लड है, ब्लड सेल्स हैं, हार्ट है, ये तमाम चीजें मेसोडर्म से बनती है। और एंडोडर्म से डाइजेस्टिव सिस्टम और उसके साथ एसोसिएटिव ऑर्गन्स और साथ में इनकी लाइनिंग होती है। होपफुली आज का लेक्चर आपको पसंद आया। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।